नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में। एक ऐसा इंटरैक्टिव शो जहाँ पे एंकर, गेस्ट और एक्सपर्ट मिलके चलते हैं शेयर मार्केट की दुनिया में, समझने की कोशिश करते हैं बाजार के उतार-चढ़ाव को, बाजार के अंदर क्या कुछ करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, साथ ही साथ आपको इस टाइम पे कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना चाहिए, जो आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। मिलवाते हैं आज के खास पैनल से, सबसे पहले स्वागत करते हैं आलोक दहिया जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और नमस्कार सारे दर्शकों को। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहास फ्रूटवाला जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद सुराना जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्ते कंचन जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्ते। जी, एंड ठीक है, होप सबका जो दशहरा है, जो फेस्टिव है, वो काफ़ी अच्छा गया होगा और आज हमने बाज़ार में देखा जिस तरीके का हमें माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ऑल अराउंड एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्डअप हो रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में भी हमें कहीं न कहीं इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो काफ़ी सारे बिज़नेस हैं, जो इंटरनेशनली टाइड अप हैं, उनके ऊपर भी हमें कहीं न कहीं एक असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये असर जो है कब तक बना रहेगा बाज़ार के अंदर, किस तरीके की सिचुएशन आने वाले टाइम पे बाज़ार के अंदर क्रिएट हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे आज के खास पैनल से। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं मार्केट लाइव की। सबसे पहले आलोक सर आपके पास आते हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑल अराउंड क्रिएट हो रखी है, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे अभी तो इंडिया में इतना ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, बट हाँ, इवेंचुअली कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इसी तरीके से टेंशन्स क्रिएट होती रही, बढ़ती रही, तो इंडिया में भी हमें बहुत ही जल्द इसका असर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो किओस्क पूरे ऑल अराउंड मचा हुआ है इस टाइम पे, इसका बाजार में हमें किस तरह से असर देखने को मिलेगा? इस टाइम पे हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, वो कहाँ के हैं? कहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए मार्केट के अंदर इस वक़्त? कंचन जी, जो मार्केट है ना उसकी एक बड़ी अच्छी आदत है, वो है बहाने ढूंढने की, और वो बहाना कुछ भी हो सकता है। देखिए, एज एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैंने आपके शो पे पहले कहा था कि 19860 एक लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग अगर देता है तो बाजार एक नई ऊंचाई के लिए वापस से जा सकता है। जी, अनफॉर्चुनेटली 19860 के आसपास में बाजार ने इतना तगड़ा रेसिस्टेंस फेस किया कि अगर मैं वेलोसिटी पे बात करूं तो सिर्फ 4 या 5 दिनों की ये जो गिरावट है, वो गिरावट ना ही सिर्फ निफ्टी की गिरावट है, बल्कि हमने सोमवार को जो स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट देखी, मतलब हर एक स्टॉक की 5-5%, 8-8% और 15-20% तक की गिरावट कोई कोई स्टॉक्स में देखी। ये साफ साफ एक इंडिकेट करता है कि बाजार को एक बहाना चाहिए था, और उस बहाने में ये है फाइनली कि वो जो पैनिक आना था वो पैनिक आ गया। अब जो हालात है, अभी फिलहाल निफ्टी 19,300 के आसपास में ट्रेड कर रही है, 19,300 के आसपास, और 19,200 का एक सपोर्ट है, जहां पर पहले भी जब निफ्टी 19,990 के आसपास जाकर लगभग 20,000 छू के एक लो बना रहा था, उसी लो से वापस से रिकवरी दिखाई दी थी, और अभी भी फिलहाल में वही जगह बन रही है, वो है 19,200। देखिए, 19,200 पे अगर सपोर्ट लेता है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज वो एक फिगर जो पिछले कई महीनों से बहुत सारे एनालिस्ट बात कर रहे हैं, वो है करीब करीब 18888 का, जी हाँ, 18,888 के लेवल का। तो वो घर ओपन हो जाएगा अगर निफ्टी इस वीक क्लोजिंग 19,200 के 19,200 के नीचे की क्लोजिंग देती है। अब रही बात कि इस पे जोग्राफिकल ये या फिर आपने पॉलिटिकल एंगल बताया कि किसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो देखिए टेक्निकल इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिलहाल जिस तरीके का आज का भी माहौल है, एक रिकवरी दिखने की ज़रूरत है बाजार में, और अमूमन मेरे को लगता है कि आज के बाजार में एक रिकवरी आनी चाहिए फॉर द हेल्दी पार्टिसिपेंट्स, अगर बाजार में अगर हेल्दी पार्टिसिपेंट बनाए रखना है तो। अदरवाइज अगर पैनिक क्रिएट होगा तो बाजार नीचे गोता खाने के लिए रेडी है, और गोता कम से कम 18,888 तक जा सकता है। जी, ठीक है। तो एक पैनिक जो बाज़ार में मंडे को हमने देखा था, एक ब्लड बाथ देखा था, चाहे स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए, चाहे इंडाइसेस की बात करी जाए, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। उससे बहुत ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट हो गया था, वो बात लाज़मी है कि इतना ज़्यादा अगर बाज़ार गिरने लगेगा तो जो
इन्वेस्टर्स है उनको एकदम से ये होता है कि बाजार के अंदर क्या हो गया, हमें अपना पैसा इस टाइम पे निकाल लेना चाहिए, और उसकी वजह से जो पैनिक है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और वो गिरावट जो है उस लेवल पे नहीं रहती, वो उससे भी ज्यादा नीचे आ जाती है। बट हाँ, सर ने बताया कि इस टाइम पे मौका चाहिए था, लेकिन मेजर जो सपोर्ट लेवल है उसको भी हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते हैं चंद सुराना सर के पास। सर, इस टाइम पे बाजार का जिस टाइम जो हमें माहौल देखने को मिल रहा है, एक ना आज अगर हम बाजार देखें तो ना इतना ज्यादा स्ट्रांग है, ना इतना ज्यादा वो है, एक नॉमिनल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर नंबर वाइज हम देखें तो 19,000 ये 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफी ज्यादा नीचे आ चुका है ऑलरेडी। इससे कितना नीचे जाने की संभावना है कि जो ये सर ने अभी लेवल बताया, जो मेजर सपोर्ट लेवल है 18,800 18,600 के जो बीच का है, क्या ऐसे ये तोड़ पाएगा या फिर उसके ऊपर ये सस्टेन कर जाएगा? संजय जी, मार्केट जिस हिसाब से ओवरसोल्ड हो चुका है, और आज मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में एक रिकवरी आनी चाहिए, एक टिप मिलना चाहिए अपने को यहाँ से 50 एक पॉइंट का, जो आज का डे लो के नजदीक जाए वहां पर आप एंट्री करें। 19,200 का स्टॉप लॉस लगा लें निफ्टी के लिए इंट्राडे में। ये सारे स्पॉट लेवल की बात कर रहे हैं। अपने आज के और कल के जो एक्सपायरी है, अपने टारगेट होंगे 19,300, 350, 400, 450, यहाँ तक के टारगेट लगते हैं। शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, और सेकंड हाफ से और कल तक मेरे हिसाब से मार्केट ग्रीन में रहना चाहिए। जी, और बैंक निफ्टी में भी ऐसा है, स्पॉट लेवल पे 42,900 के पास जाए, वहां पर आप लॉन्ग करिए। 42,700 के स्टॉप लॉस पे 200 पॉइंट का रिस्क है। आपके इमीडिएट टारगेट 43,100, 300 और 43,500 के होंगे, और ये आज और कल के लिए वैलिड है। जी, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दिए। सेकंड हाफ में हो सकता है कि हमें एक थोड़ी बहुत रिकवरी बाजार में देखने को मिल सकती है। सर ने बता दिया है इस टाइम पे क्या करना है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार स्वागत कर लेते हैं। एक चीज अभी आप बाजार को मत देखें, आप क्रूड ऑयल के प्राइस को देखें। क्रूड ऑयल 2 दिन पहले 7450 के आसपास था, और कल वो 6900 के नजदीक में आ गया, 6950 के पास आ गया। तो अगर क्रूड ऑयल में अगर जब वीकनेस रहेगी तो अपने मार्केट में शार्प बाउंस बैक आने चाहिए आजकल के अंदर। जी, ठीक है। क्रूड ऑयल की जानकारी भी दे दी है और बता दिया है कि क्या लेवल्स हमें बाजार में देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार श्रीराम सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू जी, ठीक है। अब चलते हैं सुहास सर के पास। सुहास सर, कैसा लग रहा है बाजार का माहौल? और जिस तरीके से ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं, कहीं से एक खबर आ रही है कि बाजार हमारा एक सपोर्ट लेता हुआ वापस से सस्टेन कर जाएगा। जो लेवल्स थे वो हमें इस अक्टूबर खत्म होते होते हमें वापस से वो लेवल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं कि जो अक्टूबर का मंथ होता है वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट मंथ होता है। तो क्या आप इस बात से मतलब आपको भी ये भरोसा है कि जो अक्टूबर का मंथ है वो पैनिक क्रिएशन मंथ माना जाता है, और साथ ही साथ अक्टूबर खत्म होते होते नवंबर में आते आते हमें भी बाजार में एक रिकवरी देखने को मिलेगी? यस मैम, आई एम टोटली एग्री विद द बोथ एनालिस्ट। 19,500 का जो सपोर्ट था वो टूट गया है, उसके नीचे 250 पॉइंट तक मार्केट गिर गया है। बट 19,250 का मल्टीपल सपोर्ट है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ से बाउंस पॉसिबल है। बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट वीक है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, राइट। क्रूड के ऊपर प्रेशर आया, क्रूड की प्राइस बढ़ रही है। गोल्ड के ऊपर प्रेशर है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है। तो मेरी नजर अभी सिर्फ 19,250 के ऊपर है। जो भी मंदी करेंगे 19,250 के ऊपर ही करेंगे, यहाँ से थोड़ा बाइंग लेवल बन सकता है। और फॉर इन्वेस्टर प्रोस्पेक्ट, अगर मार्केट जब भी मल्टीपल बॉटम बनाता है, डबल बॉटम बनाता है, वो बाइंग लेवल होता ही है। तो यहाँ अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करने ही चाहिए मैम। जी, ठीक है। तो एक लेवल सर ने बताया है 19,250 का, वो आपको अपने दिमाग में वो नंबर जो है वो फिक्स करके रखना है। उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी बताई है वो आपको फॉलो करके चलनी है। सर, एक चीज अगर हम देखें कि इस टाइम पे फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, और जिस तरीके से हम सोने चांदी के भाव देख रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इस टाइम पे आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सोने चांदी के अंदर? जिस तरीके से क्रूड का प्राइस है उसके अंदर इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अगर आप ट्रैक करते हो कमोडिटी को? देखो, गोल्ड में 57-58,000 का लो बना। यस जी, आई एम ट्रैकिंग। देखिए मैम, गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छा स्पाइक आया, स्पेशली गोल्ड बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन। और एक बात तो हकीकत है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गोल्ड को बाय करना ही चाहिए, पोर्टफोलियो 10% रखना ही चाहिए। बट अभी वो लेवल सही नहीं है। यहाँ से 5% करेक्शन आए,
58,000 के आसपास अगर गोल्ड मिले तो अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एंड गोल्ड इज नॉट अ इक्विटी जो 20% 30% या डबल हो जाएगा, राइट? उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे रहेगी, आपको बाइंग लेवल मिलेंगे ही मिलेंगे, बट वेट फॉर अ राइट लेवल, एटलीस्ट 10% 5% करेक्शन यहाँ से आए तो बहुत बढ़िया लेवल है। 58,000 का लेवल है, वो उसकी मेरे ऊपर नजर है सर। जी ठीक है, तो गोल्ड के ऊपर राय ले ली है। अब चलते हैं श्रीराम सर के पास। श्रीराम सर, मुझे आपकी एक बात याद है कि आप हमारे शो में आए थे, तो आपने बोला था कि हमें आने वाले समय में जो 18,800 का लेवल है बाजार के अंदर, वो देखने को मिल सकता है। हालांकि उस टाइम पे वो लेवल हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद से हो सकता है कि वो लेवल हमें देखने को मिले। आपका क्या इस टाइम पे स्टांस है कि क्या हमें वो लेवल देखने को मिलेगा या उसके ऊपर ही हम सस्टेन कर जाएंगे? हाँ जी कंसर, इस बार मार्केट ने अपना सारा सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, स्ट्रक्चर भी एक तरीके का बेयरिश में चला गया है, तो डेफिनेटली हमें एक Yes, नई लो देखने को मिलेगा। इमीडिएटली 18,800 के नीचे ही देखने को मिलेगा हमें। जी 18,600 700 के रेंज में इस बार हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है निफ्टी के। जी जी, तो सर क्या स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए इस टाइम पे, अगर हमें पता है कि हम आने वाले टाइम पे ये लेवल देख सकते हैं? इस टाइम पे अगर कुछ बाइंग है, प्रॉफिट में है, तो उसको लॉक करके एग्जिट करना चाहिए, एंड फ्रेश बाइंग अवॉइड ही करना चाहिए। हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, कहाँ सेल कर सकते हैं। जब तक कल का जो कैंडल बना है निफ्टी में उसको ब्रेक ना करे अपसाइड में, जो 19,500 5,500 का लेवल था, जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है हमें फ्रेश बाइंग नहीं ढूंढना चाहिए मार्केट में। जी ठीक है, तो ये थी राय निफ्टी के ऊपर कि इस टाइम पे आपको, अगर आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो आपको करके चलनी चाहिए, साथ ही साथ कोई नई खरीदारी इस टाइम पे आपको नहीं करनी चाहिए। आलोक सर, वापस से आपके पास आते हैं। सर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि इस टाइम पे बाजार का क्या हाल है, जिस तरीके से टेंशन चल रही है, आप कौन से सेक्टर में बुलिश हैं, जहां आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, जितना भी फेस्टिव सीजन है, सारे सिनेरियोस को अगर हम कंपाइल करते तो कौन सा सेक्टर आपके रडार पर है इस टाइम पे कि जहां पे हमें अच्छा खासा मुनाफा दिख सकता है? कंचन जी, अभी 2024 का चुनाव मेरे दिमाग में बड़े जोरों से हावी है, और ऐसे कंडीशन में मैंने पहले भी बोला था और आज भी वही बोलूंगा कि पॉपअप गेम चलेगा। अभी हर सेक्टर्स को लेकर कुछ ना कुछ नई न्यूज आएगी, जो भी चुनाव को लेकर कुछ वादे इरादे जताए जाएंगे, और ऐसे में हर एक सेक्टर रह रहकर पॉपअप कंडीशन में आएंगे। बट अगर अभी फिलहाल मैं बात करूं आगे आने वाले टाइम को, अभी भी अगर हम थोड़ा त्योहार वाले मूड में ही रहे तो ऑटो सेक्टर में फिर एक वापस एक अच्छी लिवाली हम देख सकते हैं। बट सिंस एक बड़ा इवेंट आज के डेट में चुनाव अब मतलब बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में बार बार आपके शो के माध्यम से लोगों को बोलता रहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। नो डाउट सेक्टर स्पेसिफिक भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम टू टॉप अप्रोच ज्यादा काम करता है। आपको एक इंडिविजुअल कंपनी आप देखिए कि आप ही के शो पर बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट मंडे को भी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे स्टॉक अभी मेरे वॉच लिस्ट में है जहां पर एक अच्छा खासा मुनाफा हम इतनी गिरावट के बाद भी देख रहे हैं और आज के डेट में भी देख रहे हैं। तो ये एक मिसमैच चलता रहेगा, या इसको आप प्राइस करेक्शन का नाम ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बट ओवरऑल में बॉटम टू टॉप अप्रोच पे जाना चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहिए। पोर्टफोलियो जहां दुनिया का है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो का ख्याल सबसे पहले रखना है। जी ठीक है, तो सर ने बताया कि एक तरीके से इंडिकेशन दिया है कि सेक्टर स्पेसिफिक ठीक है, वो स्ट्रैटेजी भी सही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक इस टाइम पे आप अगर पर्टिकुलरली रहे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद आने वाले टाइम पे हो सकती है। ठीक है, चंद सुराना सर, आपकी नजर कौन से सेक्टर पे है इस टाइम पर? एयरलाइन सेक्टर अच्छा लग रहा है, क्रूड ऑयल का करेक्शन का ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, तो इसमें इंडिगो अच्छा लग रहा है इस प्राइस पे भी। जी ठीक है, तो एयरलाइन सेक्टर में सर की नजर है। अब चलते हैं सुहास सर के पास। सुहास सर, इस टाइम पे कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है? हाँ मैम, अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की बात करूँ तो पिछले 6 महीने से हम आईटी के ऊपर ही बुलिश है और अच्छा रिवर्सल भी दिया है, अभी वापस करेक्शन पे आया है। तो मेरा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आईटी स्टॉक में, आईटी म्यूचुअल फंड में, आईटी ईटीएफ में एसआईपी करें। और शॉर्ट टर्म में मुझे ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है। मैम एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले बैंकिंग स्पाइक करता है, बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद ऑटो सेक्टर स्पाइक करता है।
तो अभी दोनों स्पाइक करके नीचे अच्छे करेक्शन मोड में आया है। तो उनमें से अगर दोनों में से मुझे एक को पिक करना पड़े तो वो है ऑटो सेक्टर। बहुत अच्छे स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई से नीचे आया हुए उनको एक्यूमुलेट करे। तो फॉर शॉर्ट टर्म आई एम बुलिश ऑन ऑटो सेक्टर। जी ठीक है, तो सर ने बता दिया है कौन से सेक्टर में सर की नजर है। अब चलते हैं सीए श्रीराम सर के पास। सर आपकी नजर पे कौन से सेक्टर है इस टाइम पर? अगर हमें बाइंग करने ही है तो ऑटो सेक्टर ही डेफिनेटली चूज करना चाहिए, क्योंकि काफी स्ट्रेंथ में है मार्केट इतना गिरने के बाद भी। जी ठीक है, तो ऑटो सेक्टर को काफी सारे वोट्स मिल गए हैं, तो ऑटो सेक्टर इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के हमें दिख रहा है। ठीक है, आलोक सर वापस आपके पास आते हैं। सर जैसे कि हम देखिए फेस्टिव सीजन आ रहा है और ये काफी ज्यादा खरीदारी का माहौल भी होता है। काफी ई कॉमर्स साइट्स पे या अगर हम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे हमें काफी सारे सेल्स ऑप्शंस, डिस्काउंट ऑफर्स मिलते रहते हैं। बट अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें, जो एक ग्राउंड रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, जो ग्रेज हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, जो हम ये एक वर्चुअल मार्केट में देख रहे हैं बेसिकली स्टॉक्स के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू, वो क्रेज कहीं ना कहीं इस टाइम पे ग्राउंड मार्केट्स में नहीं है। वो खरीदारी जो हुआ करती थी दिवाली के टाइम पर, इस फेस्टिव सीजन के टाइम पर, वो खरीदारी ऑन ग्राउंड इन रियलिटी में नहीं है। उसका मेजर रीजन क्या है? ये जो इन्फ्लेशन है वो है, या इसके पीछे कुछ और ही रणनीति है या लॉजिक है? कंचन जी, इस बात का जवाब देने से पहले मीम का एग्जांपल लेना चाहूंगा, जहां पर ये बोला गया कि एक बंदा था और उसको जब भी कोई सिगरेट लाने के लिए पैसे देता था ना, तो वो सिगरेट लाने के बदले आईटीसी का शेयर खरीद लेता था। और यही चीज उसने अपने आसपास के सारे कंपोनेंट को परचेज करते समय बताया। मतलब किसी ने उसको शैम्पू वगैरह लाने बोला तो उसने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीद लिया, वगैरह वगैरह। तो कहने का क्या मतलब है, देखिए जो 2020 के बाद से जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स बढ़ा है, और उस रिटेल पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ अब वो क्या ना, वो उत्सुकता, मतलब विश्वास किए 2020 से पहले स्टॉक मार्केट पढ़ाने और समझाने में जितना समय लगता था उतना अब नहीं लगता। तो बहुत सारी चीज प्रिलिमिनरी लेवल पे ऑलरेडी लोगों के समझ में आ गया है, या उनको लगता है आ चुका है। ऐसे कंडीशन में क्या है कि वो जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं अब स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह उनको लगता है कि ये जो पैसे वो बेकार से खर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेते। देखिए इंडियन कंज्यूमर्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर्स है हम मैं अपने आप को भी यही बोलता हूँ, हम लोग सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर्स हैं। और इस कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर होने के नाते क्या है, ये हमारा एक नेचर होता है कि जब भी बड़ी बड़ी मंदी आती है ना, तो हम एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। चाहे 2020 के समय भी आप देख सकते हैं, चाहे उससे पहले जब लेमन ब्रदर्स का कांड हुआ था तब भी हमने देखा कि हमारा बाजार इस पैनिक सिचुएशन में हमेशा स्ट्रांगली स्टैंड करता है, एंड वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स के कारण से। तो वो इंडियन कंज्यूमर की जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी आज के डेट में भी है। ये डेटा जो आपने बोला वो बहुत सारे एफएमसीजी काउंटर्स की तरफ से आया कि अब रिटेल पार्टिसिपेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहे हैं वैसा, या इंडियन कंज्यूमर बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उनको भी, उनकी स्टडी में भी। तो ये देखिए अच्छा साइन है एज एन इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम बात करें तो। रहा कि सिंस इट्स अ इकोनॉमिकल साइकिल जिसमें कहीं ना कहीं जीडीपी भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो वहां पर नो डाउट इंडियन कंज्यूमर्स के कारण से लोगों को थोड़ा दुख दर्द जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि घबराने की बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं देखिए एक साइकिल होता है। 2020 से पहले जो इकोनॉमिक्स था उस अलग लेवल पे था वर्ल्ड में, और 2020 के बाद जो इकोनॉमिक्स निखर के आ रही है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर मैं बात करूँ, तो हर एक इंसान बड़ा कंजर्वेटिव होता है। कि फाइनेंस का यही मजा है। फाइनेंस में मैं बोलता हूँ कि हर एक इंसान को कम से कम कंजर्वेटिव और डिसिप्लिन, ये दो अगर एक इंसान है तो ये फाइनेंस मार्केट या चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कुछ और भी, वो कभी उसको दुख नहीं देता। तो मेरे ख्याल से कोई घबराने की बात नहीं है। कंज्यूमर साइकिल है जो समय के हिसाब से थोड़ा चेंज होते रहता है। जी ठीक है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच को लेके चलना चाहिए, जो इंडियन कल्चर में है कि वो कंजर्वेटिव अप्रोच को काफी आज से ही नहीं, काफी समय पहले से लेके चल रहे हैं। बट अब जो मेथड्स है वो बदल चुके हैं। अब वो एक ऑनलाइन का जमाना है, तो वो ट्रेडिंग पे और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को अपनाने लग गए हैं। ठीक है, तो बाजार को लेके निफ्टी, बैंक निफ्टी और ओवरऑल जो हमारे सेंटिमेंट्स है वो